हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। डिस्कस करेंगे आज मध्य प्रदेश पीएससी 2020 के सिलेबस के बारे में। कई सारी जगह डिस्कस हो रहा है, कुछ न्यूज़पेपर में निकला हुआ है कि जो एमपी पीएससी 2020 का जो सिलेबस है वो 2019 के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा या ये एक नया सिलेबस होगा जो कि 2020 का एक न्यू सिलेबस था। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे स्टार्ट करने के पहले देखें कि यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मध्य प्रदेश पीएससी का जो नोटिफिकेशन का ब्लॉक है जहां पर सिलेबस दिया हुआ है, ये भी हाल ही में दिया गया है। एवली फॉरेस्ट सर्विस का सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है। यदि आप इस सिलेबस को क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सिलेबस इस तरह से खुल रहा है। इसमें राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, इन सभी के बारे में बात की गई है। नाउ आइए बात करते हैं सीधे सिलेबस में। इन्होंने सिलेबस के बारे में क्या जिक्र किया है, लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। तो यहाँ पे कुछ बहुत बेसिक चीजें लिखी हुई है, तो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। आगे चलते हैं, सीधे चलते हैं सिलेबस के बारे में देखते हैं सिलेबस इन्होंने क्या दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिलेबस है ये नया सिलेबस ही है जो एमपीपीएससी ने 2020 के सिलेबस के रूप में पहले जारी कर दिया था। तो कुल मिला के देखा जाए तो 2019 का सिलेबस जिसमें एक्ट्स हैं, SC/ST एक्ट हैं, सिविल राइट्स एक्ट है, ह्यूमन राइट्स एक्ट है, उनको बेसिकली हटा दिया गया है। नए सिलेबस में कुछ नए पोर्शन ऐड किए गए हैं और खास तौर से इस सिलेबस में जो एमपीपीएससी 2020 का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है इसमें टोटल कुल 10 यूनिट्स हैं और यहाँ पे आपको 10 यूनिट्स तैयार करनी है। कुछ सिलेबस का वर्गीकरण कुछ यूं किया गया है कि पॉसिबिलिटी की हर एक यूनिट से तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन या हो सकता है 11 से 12 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसमें से अब हर एक पोर्शन को तैयार करना पड़ेगा। एमपीपीएससी ने सिलेबस को इस हिसाब से देखा है तो एक प्रकार से ज्यादा क्लियर कर दिया है। नाउ पहले पार्ट पे देखा है तो मध्य देश का इतिहास है, संस्कृत एवं साहित्य है जिसमें मध्य देश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, राजवंश है, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट डायनास्टीज है उसको पढ़ना होता है, जैसे होलकर डायनास्टी है, सिंधिया डायनास्टी है, स्वतंत्रता आंदोलन मध्य देश का योगदान जैसे झंडा सत्याग्रह है या जंगल सत्याग्रह है या नीमच में पहला विद्रोह हुआ, ऐसी चीजें। मध्य देश की प्रमुख कलाएं में स्थापत्य कलाएं हैं, आपको कलाएं पढ़नी है जो लोकल फोक सॉन्ग्स हैं, प्रमुख जनजातियां और बोलियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, तो अलग अलग अंचल वाइज आपको पढ़ना होता है, जैसे मालवा अंचल का क्या है, निमाड़ अंचल का क्या है, बुंदेलखंड का क्या है, बघेलखंड का क्या है। प्रमुख साहित्यकार उनकी कृतियां जैसे माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। मध्य देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है, ये काफी महत्वपूर्ण है, धार्मिक और पर्यटन स्थल। यहां से हर साल क्वेश्चन पूछाता है कौन सा पर्यटन स्थल किस जगह में है। तो लोकेशन वाइज आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व हैं, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण नाम है, जैसे यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश का रॉबिनहुड किसको बोलते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। तात्या भील जो है वो कौन है, कहां से बिलोंग करते हैं, तो ऐसी चीजें आपके मध्य देश के इतिहास से पूछी जाएंगी। मध्य प्रदेश के इतिहास का पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के इतिहास की बात करें तो ये पोर्शन आपका प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं, तो ये है भारत के इतिहास में, जिसमें आपको स्पेशली बुद्धिज्म और जैनिज्म के पोर्शन को थोड़ी सी देख के जाएगा। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण डायनास्टीज थी, कौन सी डायनास्टी का क्या क्रम है, वो चीजें पूछी जाती हैं कई बार आपसे। मॉडर्न डायनास्टी के बाद में सुंग डायनास्टी आई, सुंग डायनास्टी के बाद क्या आई, ये सारी चीजें, वसुदेव आया, वसुदेव के बाद कौन सा क्या है, कनु डायनास्टी आया, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो ऐसी चीजों को आपको तैयार करना है। 19th और 20th सेंचुरी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ये काफी महत्वपूर्ण है। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे देखा है तो आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, सत्य शोधक समाज है, ऐसे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे इनके बारे में पूछा जा सकता है। इसको किसने फॉर्म किया, कब बनाया गया, किसने कंट्रीब्यूट किया। स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आमतौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन से सन कहां पे हुआ, कौन से अधिवेशन कहां पे हुआ, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। एवली कई बारी जो है इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो सत्याग्रह हुए उसमें किसने क्या कंट्रीब्यूट किया, कौन से एरिया में किसने लीड किया, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण पुनर्गठन है, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया है। स्वतंत्रता के पश्चात का ये चीजें पूछी जाती है कई बार। तो पुनर्गठन में बेसिकली आज पूछा सकता है कौन सा किस तरह के पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी क्या स्टेट है, तो उनके बारे में पूछा सकता है। मध्य प्रदेश की भूगोल की बात करें तो मध्य देश के भूगोल में मध्य देश के वन है, वन उपज है, वन्य जीव, नदियां, पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं, ये हालांकि अपने आप में एक बड़ा पोर्शन है जिसको पढ़कर कंप्लीट करने में आपको शायद 4-5 दिन लग जाए, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। यहीं से मेनली क्वेश्चन पूछाते हैं। जलवायु मध्य देश किस तरह है, कौन सी खनिज संसाधन कहाँ पे है, मलाज खंड कहाँ पे, भारवेली कहाँ पे, अगरगांव कहाँ पे है, बैतूल किस लिए फेमस है। मध्य प्रदेश से परिवहन, मध्य देश में कितने नेशनल हाईवे हैं, जैसे 22 नेशनल हाईवे हैं, कौन सा नेशनल हाईवे सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, ऐसे पूछे जाते हैं। कौन सा स्टेट हाईवे कहाँ से कहाँ तक पहुंचता है। मध्य देश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, तो इसमें बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे कि इंदिरा सागर परियोजना है, जवाहर सागर परियोजना है, ढेरों सारी परियोजनाएं जो हैं, बरगी डैम है जिसको आप
अवंती सागर परियोजना बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य में कृषि, पशुपालन एवं कृषि उद्योग है। तो कई बार इसे पूछा सकता है कौन सी चीज, फसल की खेती कहाँ पे सर्वाधिक होती है। तो इसमें ये चीजें काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। कौन सी क्रॉप रबी है, कौन सी खरीफ है ना। जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं क्या है, रबी है। चावल की बात करें खरीफ है। भारत एवं विश्व का भूगोल, इसकी यदि बात करें तो भौतिक भूगोल काफी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल ज्योग्राफी में भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक प्रदेश है, ये पूछे जा सकते हैं। इसमें बहुत सारी भौतिक विशेषताओं में तो बहुत सारी चीज पूछ जाती है। कौन सी करंट कहाँ फ्लो होती है, कोल्ड करंट, वार्म करंट क्या होती है, ये सारी चीजें पूछ ली जाती है। कई बार प्राकृतिक संसाधन में देखा तो खनिज संपदा है, वन है, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान भारत में कितने हैं, मध्य देश में कितने हैं, अभयारण्य कौन से हैं, सफारी कौन से हैं, ये सारी चीज पूछी जाती है। सामाजिक भूगोल में देखा तो जनसंख्या, स्पेशली सेंसस बेस्ड जो डेटा है वहां से पूछे जाते हैं कि भारत में जनसंख्या घनत्व कहाँ पे सर्वाधिक है, कहाँ पे सर्वाधिक कम है। भारत में सेंसस में देखा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि लिटरेसी रेट कहाँ पे ज्यादा है। लिटरेसी रेट मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में सबसे सर्वाधिक डिफरेंस राजस्थान में है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। मध्य देश की रैंकिंग क्या है, लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो कहाँ पे है, साक्षरता, लिटरेसी रेट क्या है, लिटरेसी रेट में किस आयु वर्ग के लोग काउंट करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लिटरेसी रेट में 7 वर्ष से अधिक उम्र वालों को काउंट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आर्थिक भूगोल की बात करें, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है, जिसमें उद्योग, यातायात के संसाधन है। तो कौन सा उद्योग कहाँ पे है, कौन सी उद्योग आमतौर पे कौन से देश की हेल्प से खोला गया, समथिंग लाइक दैट। विश्व के महाद्वीप, ये है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखा तो विश्व के महाद्वीप कहाँ पे क्या है, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछा जा सकता है किलिमंजारो कहाँ की सबसे चोटी है। आज पूछा जा सकता है माउंट मैकिनले कहाँ की चोटी है। देश, महासागर, नदियां, महासागर कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, कौन से महासागर में मरियाना ट्रेंच है, या कौन से महासागर में कौन से तरह की जलधाराएं बहती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं। कौन सी नदियां कहाँ पे हैं, कौन से पर्वत कहाँ है। विश्व के प्राकृतिक संसाधन की बात करें, ये विश्व के प्राकृतिक संसाधन जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में डायमंड की सबसे अधिक माइन कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, बेसिकली दैट्स इन साउथ अफ्रीका, किम्बरले माइन बहुत फेमस है। ये आपसे पूछा सकता है कि हमारे भारत में लॉन्ग के लिए, क्लब्स के लिए कौन जगह फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए जांजीबार और पेम्बा आइलैंड जो है क्लब्स के लिए काफी फेमस है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपसे पूछा सकते हैं। परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में पता करना होता है। स्पेशली आपको सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी की पॉसिबिलिटी क्या इंडिया में है, हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या टारगेट बनाया है, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। 5वां यूनिट है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। तो देखा तो ये नया सिलेबस में आपको फिर बता रहा हूं, 2020 का जो सिलेबस हालांकि बहुत पहले रिलीज हो गया था, बट ये नया सिलेबस के हिसाब से राज्य की संवैधानिक व्यवस्था की बात करें तो आपको ये लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। इसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये सारी चीजें पढ़ना है कि इसको बनाने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे सारी चीजें पूछ जाएंगी। ये कौन सा पंचायती राज सिस्टम में क्या चीजें होती हैं। आपका यदि बात करें फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट की बात करें, राज्य का वित्त आयोग है वो कौन सा आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। इलेक्शन कमीशन राज्य का जो है कौन से आर्टिकल में है। कौन इस समय वित्त आयोग, कौन सा वित्त आयोग प्रेजेंटली भारत मध्य देश में काम कर रहा है। जैसे आप बात करें हिम्मत कोठारी की बात करें, हिम्मत कोठारी हमारे 5 वित्त आयोग के चेयरमैन है। तो ऐसी चीजें आपसे पूछा जा सकती है। राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करें, मध्य देश की जनांकी की जनगणना, तो एक तो पहली बार सेंसस हो गया, वही मध्य प्रदेश का। दूसरा, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन कौन से सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, प्रमुख उद्योग कौन से उद्योग कहाँ पे हैं, और मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जनजातियां हैं तो इनके राज्य के प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। तो बेसिकली इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी आमतौर पे स्कीम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छठा टॉपिक है भारत का संविधान, शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था। तो यहां पे देखा है तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 को डिस्कस किया गया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा बाकी चीजें पढ़ लीजिएगा। जैसे 1909 का एक्ट है, जिसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। हालांकि मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको तो पढ़ लीजिए, लेकिन इसके अलावा जो बाकी एक्ट है उनको भी थोड़ा पढ़ लीजिए। कौन से एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बंगाल को गवर्नर बंगाल बनाया गया, कौन से एक्ट के द्वारा गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल बंगाल बनाया गया, कौन से एक्ट के द्वारा वाइसराय बनाया गया। तो ये सारी चीजें थोड़ी पढ़ लीजिएगा। संविधान सभा की बात करें, संविधान सभा में कितने मेंबर थे, संविधान सभा में डिफरेंट जो कमेटीज थे उसके चेयरमैन कौन थे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उसमें कौन कौन मेंबर थे, तो ये सारी चीज पूछी जा सकती हैं। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली संसद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछाते हैं। राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार, तो फंडामेंटल राइट्स, कर्तव्य और डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिश करेगा इसके अधिक से अधिक क्वेश्चन करके जाएं, स्पेशली आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368 इसके बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 368 में कौन कौन से संशोधन होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात। हालांकि बहुत ज्यादा करंट अफेयर से हम अपडेट करते हैं, कहाँ ज्यादा आयात होता है, कहाँ ज्यादा निर्यात होता है, लेकिन फिर भी यदि आपको जनरल टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीजें,
इनकम कैसे, इनकम कैलकुलेट करने की मेथड क्या होती है, या आप पॉवर्टी पढ़ना चाहते हैं, सारे टर्मिनोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक समष्टि अर्थशास्त्र की किताब आती है 12th की, आप उसको पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी किताब है। यदि आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। यदि कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसके लिए कुछ वीडियो बना दूंगा। वित्तीय संस्थाओं की बात करें, यहाँ पे रिजर्व बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनल बैंक है, सेबी, एनएसई जैसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। विज्ञान पर्यावरण की बात करें, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत हैं, तो इसके लिए सजेस्ट किया था कि आप एनसीईआरटी पढ़ लें। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान की बात करें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उपग्रह, अंतरिक्ष, स्पेस टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है, स्पेशली इसरो का कहाँ पे हेडक्वार्टर है, इसरो के कौन कौन से सब ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण एवं जैव विविधता की बात करें तो पर्यावरण वाला पोर्शन यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो इन्वायरमेंट बेसिकली आमतौर पर इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल है या ऐसी चीजों से पूछे आते हैं, तो ऐसे आपको ज्यादा पूछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो कई कई दिन तक पर्यावरण याद कर रहे हैं, तो आपको इतना ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, कुछ बेसिक चीजें जो है आप एनसीईआरटी से क्लब कर सकते हैं। पोषण आहार में पोषक तत्व, ये तो आपको बायोलॉजी का पोर्शन है। मानव शरीर संरचना की बात करिए, बायो का पोर्शन है। कृषि उत्पाद तकनीकी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कृषि उत्पाद तकनीक में कौन कौन सी तकनीकों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे क्या फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी क्या पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ किस तरह से किया आ सकता है, क्या क्या चीजें को ध्यान में रखना चाहिए, किस टेम्परेचर पे आपको कोल्ड स्टोरेज करना चाहिए, सारी चीजें हैं। स्वास्थ्य नीति, क्या स्वास्थ्य कार्यक्रम हमारे देश में चलाए गए, जैसे कि बहुत सारी जो मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है, तो उनको आप बता सकते हैं, कोट कर सकते हैं। इसका प्रदूषण है, प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन है, ये सारी चीज काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके बाद चलते हैं, अगला पोर्शन हमारा है, लेट मी टेक ओवर नेक्स्ट वन। 8वीं यूनिट जो है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं हैं। इसके लिए बेसिकली स्पीडी जैसी किताबें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आपके पास बहुत सारा टाइम तो बचा नहीं, लेकिन स्पीडी जैसी किताबों को 12 पढ़ के आप रिवाइज कर सकते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं संस्थान है, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, भारत एवं मध्य देश की प्रमुख खेल संस्थाएं हैं, खेल प्रतियोगिताएं हैं, पुरस्कार। तो खेल वाले पोर्शन को थोड़ा वेटेज दीजिएगा। यहाँ से तकरीबन ये 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो खेल से मुझे लग रहा है 5 से अधिक क्वेश्चन आएंगे, तो खेल वाले पोर्शन को थोड़ी ज्यादा वेटेज दीजिएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक की है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, क्या क्या चीज़ें कहाँ इस्तेमाल होती है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी की जो टर्म्स हैं वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। फिशिंग है, विशिंग है, स्मिशिंग है। ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस के क्वेश्चन पूछा आ सकते हैं कि ई गवर्नेंस के लिए हमने कौन कौन सी स्कीम स्टार्ट की। इंटरनेट, सोशल वेबसाइट्स कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, ई कॉमर्स क्या होता है, ये सारी चीज पूछा सकती है। थोड़ी सी आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से टाइप के वायरस होते हैं, कौन कौन से टाइप के ब्राउजर होते हैं, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी आती है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हालांकि कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू जल्दी आ रहे हैं। प्रादेशिक सांविधिक संस्थाएं जो हैं, इसमें भारत निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग भी है, सीएजीआई है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, नीति आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, बाल संरक्षण आयोग है, एससी/एसटी कमीशन है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, सूचना आयोग की बात करें, सतर्कता आयोग है, हरित प्राधिकरण है, खाद्य संरक्षण है। तो कुछ चीजें इसमें नहीं ली हुई है, जैसे फाइनेंस कमीशन की बात करें, वित्त आयोग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़े, यहाँ पे इत्यादि में सारे आते हैं, तो जो छूट गए हैं उसको भी आपको पढ़ना है। आपके लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये है प्रीलिम्स का सिलेबस। तो प्रीलिम्स का सिलेबस जो है 2019 के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि 2020 का जो नया सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग है। तो मैं आपको फिर अपडेट कर दूं, ये सिलेबस नया है, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 2019 का जो सिलेबस था उसको हमने अडॉप्ट नहीं किया है, ये एमपीपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अभी डिक्लेयर कर दिया है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और राम सोनी एमपीपीएससी नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आने वाले कल बहुत ही शानदार कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं, यदि आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। प्लस के कोर्सेज जानकारी के लिए हमारे नंबर पर कॉल करते हैं 8826033084। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप एम्पावर्ड एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक्स सो मच।